Welcome to the Political Science lecture series. In the previous lecture, we discussed what is a state, its characteristics, what is a nation, what is a nation state when we merge the two concepts, and a critical analysis of how successful nation states have been compared to previous models of governance. Today we'll carry forward the previous lecture और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो नेशन स्टेट्स का या बुनियादी तौर पे तमाम स्टेट्स का जो पहले भी एग्जिस्ट किया करती थी उनका एक बहुत फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कहा जाता है सॉवरेंटी। आपने अमूमी तौर पे सुना होगा कि जब ड्रोन अटैक्स होते थे पाकिस्तान में तो एक पॉपुलरली टर्म यूज़ की जाती थी कि आवर सॉवरेंटी इज़ बीइंग ब्रीच्ड और हमारी सॉवरेंटी को वायलेट किया जाता है और खान साहब कहते थे कि हम ड्रोन जो है वो गिरा देंगे अगली बार किया जाए क्योंकि हमारी मुल्की सालमियत, हमारी खुद मुख्तारी, हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज किया जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर सॉवरेंटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की एक्चुअल नुआंसेस क्या क्या हैं। So theoretically, sovereignty means supreme, paramount. ये उसकी literal meaning जो कि एक Latin phrase से निकला है वो supremus, which means the absolute, something that is absolute. तो अब हम इसको अगर political sphere के अंदर translate करेंगे तो इसके कुछ characteristics हैं, कुछ features हैं जो हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले ये तीन चीज़ें हमने पहले भी देखी थी मगर हम इनको दोबारा से रिपीट करके सॉवरेंटी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। सॉवरेंटी इज द बेसिकली मोनोपोली ऑफ द स्टेट ओवर सर्टेन थिंग्स, यानी वो मोनोपोली से मुराद यानी रियासत के अलावा कोई ये चीज़ नहीं कर सकता। तो रियासत की मोनोपोली होती है फोर्स के ऊपर। तो हमारे सामने आपकी स्टेट रेगुलेट करती है तमाम की तमाम फोर्सेस को। तो आपकी पुलिस, आपकी मिलिट्री एंड इन द हाइपोथेटिकल वर्ल्ड ऑफ कोर्स द जस्टिस लीग इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट। तो आपकी रियासत इनको कंट्रोल करती है और रियासत के अलावा अगर कोई और हथियार उठा के ये करने की कोशिश किया करेगा तो उसे कहा जाएगा कि ये बागी है। इसीलिए जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने जब हथियार उठा के अपनी विल को इन्फोर्स करने की कोशिश की थ्रू फोर्स, जो कि सॉवरेंटी के प्रिंसिपल में सिर्फ रियासत को हक है, तो हम क्या कहा करते थे, आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं अक्सर कहा जाता था दैट दे आर बिकमिंग अ स्टेट विद इन अ स्टेट, यानी कि चूंकि सिर्फ रियासत को इख्तियार होता है कि वो हथियार इस्तेमाल करते हुए, फोर्स इस्तेमाल करते हुए इन्फोर्स कर सकती है अपनी विल को, तो इसीलिए रियासत के अलावा कोई और करेगा तो वो जस्टिफाइड नहीं होता और इसीलिए स्टेट विद इन अ स्टेट का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता और इस कोई भी रियासत अपने अंदर एक मजीद रियासत बनने देने को एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए जब रियासत फोर्स के ऊपर से मोनोपोली लूज कर देती है तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये फेल्ड स्टेट है। सीरिया के मुतालिक कहा जाता था कि इट्स अ फेल्ड स्टेट, अफगानिस्तान के मुतालिक अ फेल्ड स्टेट। क्यों? क्योंकि देयर द मोनोपोली ओवर वायलेंस, द मोनोपोली स्टेट हैज इफेक्टिवली फेल्ड, यानी ये इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सॉवरेंटी का एंड बाय एक्सटेंशन दैट ऑफ योर स्टेट। द सेकंड इज कि स्टेट आपकी फिस्कल मनी को रेगुलेट करती है, फिस्कल पॉलिसी को रेगुलेट करती है, यानी कि आपकी जो हाउ मच पेपर मनी टू प्रिंट, हाउ मच क्रेडिट टू टेक, हाउ मच डेट टू टेक, करेंसी को इन्फ्लेट करना है या अप्रिशिएट करना है या डिप्रिशिएट करना है, यानी रियासत ही ये करती है। इसीलिए आप जो भी आपकी रकम होती है, जो पेपर मनी होता है, उसके ऊपर स्टेट बैंक की मोहर लगी होती है, स्टेट बैंक ऑथराइज्ड होता है। अगर आप अपने घर में से उसका सिमिलर एक कॉपी निकाल के जाके दुकान पे देंगे तो और ऑब्वियसली उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, एक जाली नोट कंसिडर किया जाएगा और आप पे फाइन किया जाएगा और आपको जेल में डाला जाएगा। वो इसी वजह से क्योंकि मनी और उसके ऊपर रेगुलेशन जितनी है, फिस्कल रेगुलेशन, दैट इज द एब्सोल्यूट prerogative of the state and no other individual or a group of individuals can do that. तीसरी चीज monopoly over law making। अब law making से मुराद इधर है तमाम कानून साजी, all the legislation के कवानीन, टैक्सेस के ऊपर और आपकी
कौन सी चीज़ें कर सकते हैं आप उस मुल्क में, किस पे सज़ा होगी, किस पे सज़ा नहीं होगी, पेनल्टीज, ऑल द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, वो सारी की सारी उस पर कंट्रोल रियासत का है। तो अगर रियासत ने आपको कहा है कि जी 10 बजे के बाद आप शादी जो है वो अटेंड करेंगे तो ये इस पे आपको फाइन होगा, तो कोई बंदा खुद से नहीं कह सकता। यानी दीज आर नॉट आर्बिट्रेरीली एंड कैनॉट आर्बिट्रेरीली बी वायलेटेड और चेंज्ड बाय एनी इंडिविजुअल। यानी अगर आप रियासत के उस कानून को फॉलो नहीं करें, दैट एसेंशियली मीन्स दैट यू आर वायलेटिंग द लॉ ऑफ स्टेट विच विल बी फॉलोड बाय द फोर्स ऑफ द स्टेट, by which we mean penalties या फाइन या जेल। तो रियासत ही कानून साजी करती है। आप किसी दिन उठ के ये नहीं कह सकते कि इवन तो बसंत नहीं बैन की हुई है रियासत ने, तो लेकिन मुझे मेरी पर्सनल कॉन्शियस कहती है कि बसंत मनानी चाहिए तो मैं मनाने चला जाऊँ। दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। तो रियासत कानून साजी करती है। तो दीज थ्री थिंग्स आर एसेंशियली द डोमेन्स ऑफ योर स्टेट। और एक सक्सेसफुल स्टेट वही है जो जिसकी एब्सोल्यूट मोनोपोली है इन तीन चीज़ों के ऊपर, कि वो सिर्फ रियासत के तौर से आ रही है और कोई भी बंदा खुद इन चीज़ों को नहीं कर रहा। इफ़ यू लुक एट द फ्लिप साइड ऑफ इट, यू विल सी इट्स इम्पॉर्टेंस एज वेल, कि अगर रियासत के अलावा फोर्स दूसरे लोग भी इस्तेमाल करने लग जाएं तो क्या होगा? तो केओस आएगा, वायलेंस बढ़ेगा, हर कोई जब जाएगा हथियार उठा के बाहर निकलेगा। और दुनिया भर में जो वीक स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग आवर स्टेट के, जहाँ पे खुदकुश हमले या छोटे दूसरे मसले वायलेंस वगैरह होता है, उनकी स्ट्रगल इस चीज़ में है कि वो कोशिश करें कि स्टेट जितनी पावर मोनोपलाइज कर सके इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वायलेंस, के और लोग ना यूज़ कर सकें एक्सेस, दे डोंट शुड नॉट हैव आइडियली एक्सेस टू फोर्स। इसी तरह रियासत कंट्रोल करती है आपकी पेपर मनी को, फिस्कल पॉलिसी को और आपकी लॉज को। There are two dimensions of sovereignty, which are two different ways of saying the same thing. कि चूंकि हमने देखा कि sovereignty का मतलब है कि the state should have absolute control over the affairs of that country. That means two things. First is the internal sovereignty. यानी कि जो रियासत है उसको अंदर से within that particular territory भी कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स चैलेंज नहीं कर सकता उसको। यानी कि अगर रियासत ने कोई कानून पास किए हैं तो कोई इंडिविजुअल बाय फोर्स उसको चेंज नहीं कर सकता इंडिविजुअली, या कोर्स नहीं कर सकता। अगर कोई इंडिविजुअल पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है तो वो हथियार उठा के पार्लियामेंट के बाहर चला जाए और ये कहे कि भैया आप ये कानून बदलें, मैं फोर्स कर रहा हूँ आपको, अदरवाइज मैं कुछ कर दूंगा या मैं नुकसान पहुँचाऊँगा, तो वो बंदा गद्दार कंसिडर होगा, वो कंसिडर होगा दुश्मन कंसिडर होगा मुल्क का, ट्रेचरस कंसिडर होगा। तो इसीलिए इंटरनल सॉवरेंटी डिमांड्स दैट स्टेट हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द डिफाइंड टेरिटोरी दैट इट कंट्रोल्स। एक्सटर्नल सॉवरेंटी इज द सेकंड एस्पेक्ट, व्हिच मींस दैट कोई इंटरनेशनल पावर भी या कोई एक्सटर्नली भी रियासत को के लिए कवानीन नहीं उस तरीके से बना सकती जब तक रियासत की अपनी मर्जी नहीं होगी। यानी कि आपकी रियासत की तो फिर हैसियत ख़त्म हो जाती है ना अगर आपने सिर्फ सब कुछ बाहर वालों की मर्जी से करना है। तो सॉवरेंटी का प्रिंसिपल ये डिटर्मिन करता है कि आपकी रियासत के पास विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस उसी रियासत के रूल्स और लॉज अप्लाई हों। हम अब सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस और फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन की तरफ बढ़े हैं। फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन बहुत सारे फिलोसोफर्स ने दी थी, ऑस्टिन की थीरीज भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन थॉमस हॉब्स का लिवाइथन का कॉन्सेप्ट जो कि हम जब फिलोसोफर्स करेंगे अपने पार्ट ए के अंदर डिस्कस तो हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, बट यू शुड हैव द ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट इट इज़ बिकॉज इट्स वेरी रेलिवेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी। हॉब्स आपको एक फिलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट करने को कहता है, और प्रॉबली ये दुनिया में हुआ भी हो इस तरीके से, but we don't know because we didn't have history being written from the very onset of human beings on this earth. But he said, imagine a time when there was no government. जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, कोई भी एक, जैसे हमने जब लास्ट लेक्चर में ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात की थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि कोई बड़ी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी, उससे वो कहता है स्टेट ऑफ नेचर। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर जब कोई गवर्नमेंट नहीं है तो वो कहता है यानी एक एनार्की का मॉडल है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स दिस वाज अ वेरी बैड टाइम टू लिव इन बिकॉज
it was nasty, it was brutish, it was short. Why? Because चूंकि कोई, आप इमेजिन करें अगर आज पुलिस हट जाए, पुलिस खत्म हो जाए, मिलिट्रीज खत्म हो जाए, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए, तो क्या सोसाइटी में अमन आएगा कि वायलेंस आएगा? वायलेंस आएगा, बिकॉज यू विल बी कॉन्स्टेंटली फील थ्रेटेंड फॉर योर लाइफ, फॉर योर प्रॉपर्टी, फॉर योर फैमिली. सो ही सेड इट was war against all by all individuals. Every person was at war with every other person because state power is not there to defend you. अगर आज आपके साथ कोई ज्यादती करता है तो आप क्या करते हो? कोई खुदा नास्ता आपकी चोरी करता है या किसी का नाहक कत्ल किया जाता है तो आप रियासत का दरवाजा कोर्ट की शक्ल में खटखटाते हो, पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, so many things. लेकिन जब ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप खुद इसके अंदर जाओगे, तो इट विल लीड टू अ कांस्टेंट साइकिल ऑफ वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस, वेंडेटा एंड काउंटर वेंडेटा, रिवेंज एंड काउंटर रिवेंज, जिसकी वजह से वायलेंस चलता रहेगा सोसाइटी में. तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स ये स्टेट ऑफ नेचर एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट और वेंडेटा को जन्म देती थी. इसके बाद ह्यूमन कॉन्शियसनेस एज इवॉल्व्ड, दे रियलाइज्ड दैट वी नीड टू end this violence, and the only possible way of ending this violence is कि अगर हम इस सोसाइटी में से अपने अंदर से ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं और अपने सारे के सारे राइट उस रियासत को दे दें, उस थर्ड पार्टी को दे दें. यानी हम में एक थर्ड पार्टी हम चुने जो फाइनल आर्बिटर होगी, जो फाइनल डिसीजन मेकर होगी, जो फाइनल जजमेंट्स करेगी और जिसके पास वायलेंस करने की अथॉरिटी होगी. अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो हम दूसरा बंदा खुद रिवेंज नहीं लेगा, बल्कि वो जो थर्ड पार्टी है वो उसके बिहाफ पे उसे जस्टिस फ्राहम करेगी वायलेंस करके या फोर्स यूज करके. इस थर्ड पार्टी को कहा गया स्टेट. ये थर्ड पार्टी आपकी रियासत है और वो तब एम्पायर्स की शक्ल में और लीडर्स की शक्ल में, किंग्स और क्वींस की शक्ल में एग्जिस्ट करती थी. तो एब्सोल्यूट अनकंडीशनल पावर आपके किंग्स और क्वींस को मिली, वो रियासत थे तब की. ओवर टाइम इवोल्यूशन के जरिए आपके सामने वो फिर डेमोक्रेसीज में आती गई. लेकिन कहने का मकसद, आपकी रियासत के पास एब्सोल्यूट मोनोपोली ओवर वायलेंस इस फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन के जरिए फिलोसोफर्स ने जस्टिफाई किया. और ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस के जरिए आपके लोगों ने बेसिकली आपस में एक मुआहदा किया, लाइक दे डिसाइडेड कि ये तो मामला चलता रहेगा, ये तो वायलेंस चलता रहेगा, अगर हम इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक मुआहदा करें, म्यूचुअल एग्रीमेंट से पावर्स वेस्ट करें एक सेंट्रल बॉडी में, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी एब्सोल्यूट फाइनल कंट्रोल और से होगी तमाम मामलात के ऊपर, पॉलिटिकल मामलात के ऊपर. इस प्रोसेस को और इस मुआहदे को कहा जाता था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या कहा जाता है. इसकी कोई यानी कि ये कोई असल मुआहदा नहीं था हुआ कि किसी दिन आप बहुत पुरानी जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं कि आप ढूंढने लग जाए कि इराकोय नेशंस जो थी अमेरिकाज के अंदर, उन्होंने कोई मुआहदा साइन किया था इस तरह आपने, इसमें नहीं. एक फिलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट और एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है हिस्ट्री की. उसकी मॉडर्न मैनिफेस्टेशन भी हमें नजर आती है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. बिकॉज हम वोट करते हैं सिस्टम के अंदर, वोट करके रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर आते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लॉज बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं. तो टेक्निकली हमने खुद अपने रूल्स ऑफ द गेम सेट किए हैं और उस रूल्स ऑफ द गेम के तहत रियासत को पावर दी हुई है ये चीज़ें करने की. तो टेक्निकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है मॉडर्न सिनारियो के अंदर. तो इस प्रोसेस के जरिए आपके सामने पावर आती है रियासतों के पास. पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन है जी कि सॉवरेंटी के क्या एट्रीब्यूट्स हैं. ये 2010 में भी आया हुआ है और आगे पीछे और भी कुछ सालों में ये सवाल आता रहा है. उसके अंदर सम फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉवरेंटी इज दैट फर्स्ट, द सॉवरेन पावर इज एब्सोल्यूट. दैट इज टू से कि उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो जो मर्जी और जिस तरह मर्जी की कानून साजियाँ अपनी फोर्स को विल को इन्फोर्स कर सकती है. सेकेंड इज यूनिवर्सैलिटी. यूनिवर्सैलिटी मीन्स दैट इट अप्लाइज टू ऑल, इट अप्लाइज टू ऑल इन द पर्टिकुलर कंट्री. तो यानी ये नहीं होगा कि आप कहेंगे जी रियासत पाकिस्तान की अथॉरिटी लाहौर में लगती है लेकिन सियालकोट में नहीं एक्सटेंड होती. तो एवरी पर्टिकुलर रीजन एंड एवरी पर्सन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान एक्सेप्ट डिप्लोमैट्स, क्योंकि उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, दैट्स अ सेपरेट थिंग. लेकिन आपके मुल्क के बाकी जितने लोग हैं उन सब पे वो यूनिवर्सली अप्लाई करेगी. थर्ड इज एक्सक्लूसिवनेस. दैट मीन्स ये वही इंटरनल सॉवरेंटी वाली बात है कि इस
स्टेट विद इन अ स्टेट नहीं हो सकती। स्टेट विद इन अ स्टेट का मतलब है रियासत की सॉवरेंटी को ख़त्म करना। इसका मतलब कि सिर्फ एक ही एक्सक्लूसिव सॉवरेन बॉडी होगी, मल्टीपल पीपल कैनॉट क्लेम सॉवरेंटी, या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर्स कैनॉट क्लेम सॉवरेंटी। जैसे सीरिया के अंदर आईसिस भी सॉवरेंटी क्लेम करती है और रियासत भी क्लेम करती है, दैट इज नॉट पॉसिबल। परमानेंस इज द फोर्थ एस्पेक्ट। अगर गवर्नमेंट्स बदल जाती हैं तो सॉवरेंटी भी बदल जाएगी? नहीं, सॉवरेंटी आपके उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एम्बेड हो चुकी है, आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर एम्बेड हो चुकी है, उन ऑफिसेज में इन्वेस्ट हो चुकी है। सॉवरेंटी इंडिविजुअल्स में इन्वेस्ट नहीं होती। सॉवरेंटी वेस्ट्स विद इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, विद द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, with the parliamentary members, with the executive and bureaucratic structure. People come to occupy those offices and exercise the sovereignty that is vested in these offices. So the power is vested not in the individuals but the positions and the institutions that they man. तो उसके चेंज हो जाने से अब बरतानिया के अंदर इतने क्वींस, इतने किंग्स, इतने प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो चुके हैं तब से, लेकिन हम समझते हैं कि ये वही रियासत बरतानिया है हमारे सामने जो काफ़ी अरसे से इस दुनिया में हमें नज़र आती है कॉलोनियल एक्सपेडिशन करते हुए, कभी मॉडर्न लिबरल स्टेट के तौर पे। तो क्योंकि वो ऑफिसेज वहीं पर हैं, उन ऑफिसेज के अंदर वो सॉवरेंटी वेस्ट की जाती है। फिफ्थ इज इनएलिएनेबिलिटी, विच मीन्स कि स्टेट और सॉवरेंटी हमेशा साथ साथ चलेंगे। अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन से या पूरे रीजन से सॉवरेंटी छीन ली जाती है और कोई और सॉवरेंटी क्लेम कर लेता है तो स्टेट ही खत्म हो जाती है। जैसे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, जब 71 की वॉर के अंदर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर डिमांड्स या जो भी मसला चल रहा था उसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने रिवोल्ट कर दी और वॉर चली और वो सॉवरेंटी वहाँ पर पाकिस्तान की रियासत, वेस्ट पाकिस्तान की रियासत अपनी सॉवरेंटी एक्सटेंड कराने में या इन्फोर्स कराने में नाकाम हो गई, तो वो फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई। तो इसीलिए जब आप किसी जगह पे सॉवरेंटी खत्म हो जाती है तो फिर वो आपकी स्टेट भी नहीं रहती। तो स्टेट एंड सॉवरेंटी वर्क हैंड इन हैंड। There are different kinds of sovereignties. The first is the nominal sovereignty. ये आपकी वो sovereignty होती है जिसके अंदर कोई रियल पावर्स नहीं होती, सिर्फ नाम का होता है। यानी ये जैसे कि किंग एंड क्वीन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके पास अथॉरिटी रियल वर्ल्ड में कोई नहीं है, लेकिन तमाम कवानीन पे दस्तखत आपकी आज भी क्वीन ही करती है। प्रेसिडेंट ममनून हुसैन आपको कब्बोबेश नज़र आते हैं और हम उनको मीम्स में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके साइन के बाद ही कोई भी कानून जो है ना ऑफिशियली लॉ में पास होता है और वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो एक टाइटुलर पोजीशन है, एक नॉमिनल बराए नाम जो है वो हेड है, एक आपकी रियासत का हेड ऑफ द स्टेट है। ये अमूमी तौर पर आपके हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट में ऑन अ नोट डिफरेंस होता है। पाकिस्तान में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। The second is the legal sovereign. Legal sovereign वो इंस्टीट्यूशन होता है, वो इदारा होता है जो एक्चुअली कवानीन और लॉज और फोर्स को इन्फोर्स करा रहा होता है अपनी। तो तमाम फंक्शनल डेमोक्रेसीज के अंदर पार्लियामेंट आपकी ये काम कर रही होती है तो उसे लीगल सॉवरेन कहेंगे। सऊदी अरेबिया इज नॉट अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, वी नो दैट इट्स अ मोनार्की। तो वहाँ पे लीगल सॉवरेन कौन होगा? वहाँ पे आपका किंग, क्योंकि किंग की मर्जी से सारे फैसले होते हैं, एक्चुअल में किंग इन्फोर्स कराता है सारी चीज़ें, लॉज होती हैं, तो वो लीगल सॉवरेन हुआ। पॉलिटिकल सॉवरेन वो सॉवरेन होता है जिसकी विशेस को हमेशा लीगल सॉवरेन कंफर्म करता है। लीगल सॉवरेन bows to political sovereign, it is often said. तो डेमोक्रेसीज के अंदर आपकी पब्लिक आपका पॉलिटिकल सॉवरेन होती है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, सॉवरेंटी है, एब्सोल्यूट कंट्रोल है टू मेक लॉज, बट वो पार्लियामेंट भी किससे मुंतखब होके आ रही है? अवाम से। अवाम का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर होता है। तो ऑल द इन्फ्लुएंसेस ऑन द लीगल सॉवरेन are known as political sovereign. So in a democracy, that's public opinion, media, lobby groups, NGOs. In dictatorship like Saudi Arabia, अगर वहाँ पे legal sovereign king है तो वहाँ पे political sovereign royal family है और वहाँ की clergy है, यानी जो religious clerics हैं वो वहाँ पर political sovereign है। इसी तरह पॉपुलर सॉवरेंटी का बेसिकली मतलब ये है कि जितने भी लोग एडल्ट हैं, 18+ उम्र है उनकी, वो तमाम लोग वोट करने का इख्तियार रखते हैं। ये डेमोक्रेसी का आप कह लें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि पीपल बेसिकली आर द एक्चुअल सॉवरेन।
De jure and de facto sovereignty basically is कि de jure sovereign आपका actual sovereign होता है, मगर de facto sovereign वो sovereign है जो उस time तक अपनी authority और अपनी command को execute करवाने में कुछ वक्त के लिए कामयाब हो जाता है. Next अगला लेक्चर भी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे सॉवरेनिटी से. टिल देन